नमस्कार। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हें दैवत मानने वाले स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लाखों क्रांतिकारी, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बलिदान देने वाले वीर सपूत तथा हमारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे वीर जवानों को नमन करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से आयोजित ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी की यशोगाथा इस कार्यक्रम में मैं मंजिरी मराठे, स्मारक की विश्वस्त, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक यह संस्था स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है। सावरकर स्मारक में संगीत, नृत्य, चित्रकला जैसी कलाओं से लेकर यूपीएससी, एमपीएससी, सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं संचालित की जाती है। इसके साथ ही योग, शूटिंग, फेंसिंग, धनुर्विद्या, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे और इजरायली तकनीक पर आधारित क्राव मागा की प्रशिक्षण कक्षाएं भी यहाँ नियमित रूप से चलाई जाती है। स्मारक में एक अत्याधुनिक क्रोमा स्टूडियो और ऑडिंग डब्ल्यू स्टूडियो है। साथ ही हिंदुस्तान पोस्ट, ये एक न्यूज़ पोर्टल है, उसका यूट्यूब और फेसबुक चैनल भी है और हिंदुस्तान पोस्ट की साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने एक लश्करी धुन, मार्शल ट्यून बजाकर की। अब तक केवल ब्रिटिश काल की धुनें ही बजाई जाती थी, लेकिन अब शंखनाद नामक इस धुन को देश की मार्शल ट्यून का गौरव प्राप्त हुआ है। देश को आँच ना आने दी, रौंदा अरी को बार बार, इस गीत को ब्रिगेडियर विवेक सोहेल जी ने लिखा है और इसे स्वरबद्ध किया है डॉक्टर तनुजा नाफड़े जी ने। यह धुन किस प्रकार से साकार हुई, इसकी विशेष जानकारी डॉक्टर तनुजा नाफड़े जी के साक्षात्कार में उपलब्ध है, जिसे आप हिंदुस्तान पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यह धुन विशेष रूप से महार रेजिमेंट के लिए तैयार की गई थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल धुन के रूप में मान्यता मिली है। यह अत्यंत गर्व की बात है। मला इथे एक आठवण होते आहे की मराठा रेजिमेंटसाठी प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांनी एक कविता लिहिली होती आणि जी स्वरबद्ध केली होती बाबूजी अर्थात सुधीर फडके यांनी, आणि ते गीत आजही मराठा रेजिमेंटमध्ये गायलं जातं। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए देशहित को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश शासन काल में ही उन्होंने सैनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। वीर सावरकर ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्र के सैनिकीकरण, मिलिट्राइजेशन को खुलकर समर्थन किया। उनका स्पष्ट मत था कि हमारी तीनों सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित होनी चाहिए। सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, बल्कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। सावरकर जी मानते थे कि देश की सीमाएं मजबूत और अडिग होनी चाहिए, अपराजय और स्पष्ट रूप से संरक्षित। वे सदैव स्वदेशी के प्रबल समर्थक रहे। 1905 में ही 120 वर्ष पहले उन्होंने स्वदेशी के पुरस्कार के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इसी दृष्टिकोण से मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत विकसित की गई 9mm अस्मी मशीन पिस्तौल भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। 8 जुलाई 1910 को स्वतंत्रवीर सावरकर ने ब्रिटिशों के चंगुल से छूटने के लिए फ्रांस के मार्साय बंदरगाह पर समुद्र में साहसिक छलांग लगाई थी। इसी साहस दिन के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को इजरायली तंत्रज्ञान क्राव मागा पर आधारित आत्मरक्षा प्रशिक्षण वर्गों का शुभारंभ किया गया। 8 जुलाई के उसी साहस दिवस के उपलक्ष्य में आज अस्मी मशीन पिस्तौल के रचनाकार, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित कर्नल प्रसाद अनिल बंसोड़ से संवाद करेंगे ब्रिगेडियर सुहास मधुकर कुलकर्णी। कर्नल बंसोड़ की विशेषता यह है कि उन्होंने अस्मी जैसी स्वदेशी मशीन पिस्तौल का निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया है।
हमारा देश आज स्वतंत्र वीर सावरकर के सपनों के भारत की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वदेशी के मार्ग पर। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का भले ही नाम ना लिया जाता हो, लेकिन आज देश चल रहा है स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों पर ही। आज के हमारे अतिथि ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी, उनका परिचय हमें करवाएंगी माधवी जोगड़ेकर। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत और आपको मेरा सादर प्रणाम। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज यहाँ उपस्थित दोनों अतिथि भी बहुत खास है। अनाम वीरा जिथे जाहला तुझा जीवनांत, स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला व पेटली नवात, तसेच सदैव सैनिका पुढेच जायचे, ना मागुती तुआ कधी फिरायचे, और ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये और ऐसे कई सारे गीत हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे सैनिक सीमा पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, इसलिए हम यहाँ सुकून की जिंदगी जी पाते हैं। इसलिए आज मुझे इन विशेष अतिथियों का परिचय देने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। आज के हमारे पहले अतिथि है ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी। आप भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आपने BE, MTech और MBA किया है। आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो हैं। आपको भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में तकनीकी स्नातक के रूप में कमीशन दिया गया था। आपके 34 से अधिक वर्षों के सेवा काल में भारत भर में आपने विभिन्न सैन्य इकाइयों की सेवा की है। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर उड़ीसा के गोपालपुर औंसी तक और चीन सीमा पर तवांग से लेकर राजस्थान के जोधपुर तक। कारगिल युद्ध के दौरान आप जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में तैनात थे। आपने माननीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मेक इन इंडिया दस्तावेज बनाते समय एक कोर सदस्य के रूप में व्यापक रूप से भाग लिया। आपने रक्षा मंत्रालय में सभी रेडियो सेट, मिसाइल, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर डिफेंस गन आदि संबंधी कार्य किया है। आपने मेक इन इंडिया श्रेणी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मिसाइल, रॉकेट, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड और अन्य गोला बारूद के विकास में भाग लिया है। वर्तमान में आप कॉरपोरेट कंपनी में निदेशक है। आप सेवा सदन नागपुर के सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए उम्मीदवारों को तैयार करता है। सामाजिक रूप से आप समाज में सैनिकों के पेशे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए रक्तदान शिविरों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पिछले 5 वर्षों से दिवाली पर सैनिकों के साथ भाई दूज और सेवा दिवस पर हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए गीता पाठ का आयोजन करने में आप अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। आप योग प्रशिक्षक और ध्यान प्रशिक्षक भी है। आप यौगिक एक्यूप्रेशर विधियों के भी अभ्यासी है। आपकी पत्नी श्री सुजाता जी योग और ध्यान की भी विशेषज्ञ है। आप योग फॉर योरसेल्फ के नाम से प्रतिदिन एक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कोविड काल के दौरान आप दोनों ने मिलकर मरीजों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी जी को अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद। आत्मनिर्भरता में स्वयं एक बहुत आला दर्जे का काम करने वाली जो संस्था सावरकर स्मारक, और जैसा आपने अनेक वीडियो में देखा कि कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, राइफल शूटिंग, हर तरह की जो आत्मनिर्भरता स्वयं में लानी है उसके लिए जो काम करती है, ऐसी वाली संस्था का ये जो इतना बड़ा मंच आज हमारे लिए उपलब्ध हुआ है, इसलिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। श्री रणजीत जी सावरकर, मंजिरी जी मराठे और काफी सारे लोग जो इसके पीछे जुड़े हुए हैं, काफी अथक प्रयास करने के बाद आज ये कार्यक्रम हम यहां पे आयोजित कर पा रहे हैं। सविनय मुझे आदर से प्रणाम करना है। हमारे सम्मुख आज श्री आनंद लिमये जी उपस्थित हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह का काम करते थे और आज
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रेगुलेटरी अथॉरिटी पे भी कार्यरत है. जो हम एक मराठी में कहते हैं ना की कोणतीच गोष्ट आपोआप होत नाही, त्याला काहीतरी एक कुठेतरी लागतं, ते तारे जुळायला लागतात. आणि अगदी मी पुलंचा जर सहारा घेतला तर पुलंच्या भाषेत पुलं म्हणतात की बऱ्याच जणांची अनेकदा गाठभेट होते, अनेकदा भेट होते पण गाठ काही पडत नाही. आणि काही लोक जे असे असतात की ज्यांची पहिल्यांदाच भेट होते आणि ती गाठ पक्की होते. अशी ती गाठ आणि असे ते जुळलेले तारे म्हणजे श्री वैभवजी जोगळेकर यांचा पण मी अगदी मनापासून आभारी आहे की हा सगळा कार्यक्रम गेल्या 2-2.5 महिन्यांपासून आपण याच्यावरती विचार करत होतो आणि हा आज प्रत्यक्षात येतोय. इसमें मुझे और एक कहने की बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है, एंड सिंस वी आर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ कर्नल प्रसाद बंसोड हु इज अ सर्विंग ऑफिसर, आप सबको विदित है कि जो भी सेना में या आर्म फोर्सेस में, when I say सेना I actually mean everybody in uniform. It could be ITBP, CRPF, BSF, including the police and CISF and everybody. एक सबको एक कायदे का बंधन है और उस बंधन के हिसाब से we have to take permission. और आज इस कार्यक्रम के लिए हमने बहुत प्रयास करने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से परमिशन मिली और काफी सारे सवालात करने के बाद स्क्रिप्ट क्या होगी, कहां पे क्या होगा, ये सब बात करने के बाद आज हम यहां पे पहुंचे हैं. एंड इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम. इसलिए मुझे ज्यादा खुशी है कि इतने बड़े मंच के ऊपर जब हम आते हैं तो इट हैज टू बी अ प्रोग्राम, इट हैज टू बी अ फंक्शन विच शुड मेक यू कैरी समथिंग बैक होम. आप घर पे क्या लेके जाते हो, व्हाट इज द टेक अवे. और ये जब हम सोचते हैं, आजकल ठीक है हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और स्वदेशी की देश एक यशोगाथा और मेक इन इंडिया, लेकिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर की जब बात करते हैं, व्हाई दिस 88 आवर्स ऑफ पर्पस, प्रिसाइज एंड पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कंट्री, व्हाई डज इट मैटर. ये 88 घंटे में क्या ऐसा हुआ है जिसमें भारत की पूर्ण तस्वीर बदल गई है. एक छवि जो पूरे विश्व में है भारत की, ये 88 घंटे से पहले की और आज की एक बहुत अंतर आया है. बट लेट्स गेट बैक. इनफैक्ट जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो पहला सवाल मन में आता है कि ऐसा क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा. एंड देन वी रियलाइज इट इज पहलगाम अटैक. पहलगाम अटैक हमारे नागरिकों पे होता है, टूरिस्टों पे होता है, उसमें 26 जाने जाती है और 26 जान किसी की डेथ, आपको गोली मारकर किसी की डेथ होती है और उसके पहले कुछ आपको सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपको यह पढ़ना आता है. शायद ऑपरेशन सिंदूर की जड़ जब हम देखते हैं पीछे 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 जाते हुए तो सवाल वहां पे आता है. सवाल वहां पे आता है कि आज के देश, आज के घड़ी में जब हम बात करते हैं भारत की, एक हिंदुस्तान की, तो आज पहलगाम अटैक के टाइम आपने बिल्कुल जरूर देखा होगा कि वहां पे जो 26 लोग मारे गए उनमें एक जैन था, उनमें एक मारवाड़ी था, उसमें एक अहीर था, उसमें एक ब्राह्मण था, उसमें एक अग्रवाल था, उसमें एक बनिया था, आगरी था, सब कोई था, लेकिन हिंदू कोई नहीं था. हिंदू कोई नहीं था उसमें. ये जो जड़ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई ऑपरेशन, कोई अटैक हम पे क्यों हुआ है. एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हिच सेज
If you forget the history, you are condemned to repeat it. And there is the additional hypothesis to that, that history cannot be rewritten. You have to just accept it. और आज बहुत खेद के साथ जब हम यहां पे एकत्र होकर जब बात करते हैं, इसका संवाद करते हैं कि इस देश में हिंदू है क्या, एंड प्रोबेबली विल फाइंड आंसर विद इन यू कि वाकई में इस देश में हिंदू है या नहीं है, और यदि होता तो ऐसा पहलगाम का अटैक होता क्या। यह सवाल यहां से घर जाते वक्त हम सब ने पूछना है। दूसरा, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता कहां से शुरू होती है? आत्मनिर्भरता स्वयं से शुरू होती है। दुख हुआ है, डेफिनेटली दुख हुआ कि 26 लोग मारे गए, लेकिन जब वो 26 लोग मारे जा रहे थे उनके साथ में कम से कम 26 और अदर सिविलियंस थे, मे बी लेडीज, मे बी देयर वाइफ, मे बी देयर डॉटर। दुख की बात यह है, आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शंस ऑन दिस फैक्ट, क्योंकि हर एक हादसा एक डिफरेंट मेंटालिटी लेकर आता है, लेकिन समझने की बात यह है कि यदि ये आत्मनिर्भर यदि होते, यदि अपना खुद का स्वयं का आत्मरक्षण करने के लिए जिम्मेवार थोड़े से भी होते, तो शायद, आई एम जस्ट सेइंग शायद, हो सकता है किसी एक लेडी ने, किसी एक वाइफ ने, किसी एक बच्ची ने, लड़की ने कम से कम कुछ नहीं तो एक अटेम्प्ट किया होता कि उस आतंकवादी के हाथ की हम कैलाशनिकोव खींच लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे रक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, हम सोचते हैं कि मेरे रक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है, आर्मी की है, बाकी सबके मुझे छोड़ करके। एंड दैट इज द टेक अवे आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक बैक। यहां मुंबई में शायद पॉसिबल है, बट मैं कई जगह पे जाता हूं, बात करता हूं, और मैं सभी से एक सवाल करता हूं कि आज के तारीख में यदि किसी लेडी को किसी ने अटैक करने की कोशिश की, हाथ लगाने की कोशिश की, आप अपना प्रतिकार कैसे करेंगे? देयर इज नो आंसर। दुख की बात यहां पर है, आत्मनिर्भरता आने के लिए जितना बाकी देश तैयारी कर रहा है, उतनी तैयारी क्या मैं खुद कर रहा हूं? क्या मैं अपने स्वयं को उतना तैयार कर पा रहा हूं? क्या मेरे पर्स में कम से कम नहीं कुछ तो चिली स्प्रे है क्या कम से कम मुझे आज के डेट में इमरजेंसी पड़ने पे आई कैन वाउच फॉर दिस, इमरजेंसी आने पे आप 100 पे डायल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, मुंबई का मुझे पता नहीं, अभी नागपुर में दंगे हुए थे, ज्यादा दूर की बात नहीं है, जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बैक। जब दंगे होते हैं तो आपके पर्टिकुलर इलाके की लाइट चली जाती है, आपको पता भी नहीं कि आपके जो क्षेत्र की डीपी कहां पर है। आत्मनिर्भरता वहां पे नहीं है। हम बेशक ब्रह्मोस बनाएंगे, हम आकाश बनाएंगे, हम आकाश तीर बनाएंगे, यदि हम अपना घर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो शायद हम किसी और के काम के नहीं आ सकते। जो मेरे घर में आने वाले रास्ते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, जितनी आपके सोसाइटी के आसपास आने वाली गलियां हैं, वो गलियों में ये देखा है हमने। आई अगेन गिव एग्जांपल ऑफ नागपुर राइट विच हैपेंड जस्ट अबाउट 4 months बैक, कि उस गलियों का आने जाने का जो रास्ता है उस पे सडनली 3 ड्रम आके पड़ गए और एक पेड़ की टहनी आके पड़ी है, जो कि वहां पे गए 4 दिन से जमा करी जा रही थी। आत्मनिर्भरता वहां पे शुरू होती है कि मैं अपने आसपास क्या देख रहा हूं। मेक इन इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट स्वदेशी की यशोगाथा जब हम कहते हैं तो ये विचार चेंज करने की जरूरत है, जो अभी शायद हो रहा है। और विचार कहां पे चेंज होता है?
आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मैं खुद अपना रिपु हूं, और यदि मैं अपना रिपु हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सोच बदलना चाहिए। वी ऑलवेज टॉक अबाउट आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, आई विल जस्ट टेल यू वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। सीडीएस एक जस्ट पिछले सालों में तैयार हुआ है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और उसके अंतर्गत तीनों सेनाओं का, तीनों इसका इंटेलिजेंस का इकट्ठा करना। आप एक एक चीज जब पलट के देखोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि रातों रात कुछ नहीं होता है, और हर एक घटना, हर एक विचार आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। यदि हम सोचते हैं कि मैं खुद का रिपु हूं, स्वयं का रिपु हूं, शत्रु हूं, तो आप रिपु ही बनेंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, सबको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो आप सीडीएस बनाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि सबको एकत्र करने की जरूरत है, तो आप अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में एक इस तरह का मोर्चा बनाएंगे, इस तरह का संघ बनाएंगे जो आपके एक सीटी पर आपके पास हाजिर होगा। क्या आज हम कर पा रहे हैं क्या उसको? सवाल पूछना है, अपने आप को सवाल पूछना है। ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए यहां से जब हम जाएंगे तब। When we look back at how does this particular thought started that we must have Make in India? I'll give a very small example, simple example. एक हमारे यहां पे डिफेंस अटैची करके एक औहदा होता है, that all defense, that is Air Force, Navy, Army, all these people, they send their good ranking officer as a defense attaché to different places, different countries. आज हमारे पास डीए इजराइल है, डिफेंस अटैची ब्राजील है, एंड सो ऑन। आज तक एक ये डिफेंस अटैची, एक ये सेरेमोनियल पोस्ट होती थी कि आपको खाली वहां पे जाना है, यू हैव टू कोऑर्डिनेट इफ देयर इज अ इंपॉर्टेंट वीआईपी विजिट एटसेट्रा एटसेट्रा, यू हैव टू कोऑर्डिनेट कि उसकी विजिट ठीक ठाक हो, एंड मे बी सम अदर रोल्स। नाउ इन मेक इन इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट Atmanirbhar Bharat, there is a very typical role change as far as the DAs are concerned. सभी डिफेंस अटैची को ये पक्का बताया गया, there is a different budget allocation that wherever you are posted, जिस देश में आप हो, वो देश भारत का मित्र कैसे बने, और यदि मित्र बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। रक्षा संपदा यदि भारत की वहां पे पहुंचनी है, या वहां की अपने पास कोई टेक्नोलॉजी आनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डज इट रिक्वायर टू होल्ड एग्जीबिशन? डज इट रिक्वायर टू शोकेस सम पार्ट? दैट कंप्लीट थिंग हैज चेंज्ड। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। आप सब लोग बहुत वाकिफ है, आप सब लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ। आप सब लोगों ने उन 4, 5, 6, 8 दिनों में टीवी एंकर्स उसके सामने बैठे, इसलिए मैं कुछ भी नूर खान बेस पे क्या हुआ, बहावलपुर में क्या हुआ, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोग उसके साथ सम्मुख है, परिचित है। लेट्स टेक अ स्टेप बैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर which got depicted, which got shown to the world is there's a complete integration of the DRDO, the ISRO, there's a complete integration of the Army, the Navy, the Air Force, the police, the all other things. And when I'm talking about police, we have the good dignitary Shri Krishna Prakash sir. Welcome sir. We are talking about how does this Operation Sindoor started, sir. And ladies and gentlemen, let me just take half a minute. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाता हूं। कृष्ण प्रकाश सर हमारे बीच में आए हैं, एंड आई कैन वाउच फॉर दिस
कि शायद इस ऑडिटर में बैठा हुआ कोई भी उनके कद का इंसान, उनकी इतनी साइकिलिंग, उनके इतना स्विमिंग, उतनी इतना फिजिकल फिटनेस कहीं पर भी नहीं देख सकता. ही इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. लोग यूएसए में जाते हैं कहीं घूमने के लिए, कोई जाते हैं ट्रम्प के साथ डिनर करने के लिए भी, जो बाद में फील्ड मार्शल बने होते या कुछ भी है. लेकिन हमारे कृष्ण प्रकाश सर वहां पे जाके 5000 किलोमीटर साइकिलिंग करके 8 दिन के अंदर. So when we talk about this Atmanirbharta, and as I said, it's a very good integration of the DRDO, the ISRO, the RAW, all the three forces, all the CAP, the Central Armed Policy, that is BSF, ITBP and so on and so forth. How many of you know that ISRO has got a public company called New Space India Limited? You can raise hands. Good. Why? That is another step to become Atmanirbhar. As I said, Atmanirbharta has not happened over a night. It had happened over a period of time. And how did it actually translate into the Yashogatha during Operation Sindoor? The very name Sindoor itself is so much close to each one's heart. And that is the reason we have to understand that when we talk about why none of the Pakistani or Chinese made fired by Pakistan missiles could touch any of the territory in India, because there is a layered air defense system. There is a very particular algorithm which has been developed over a period of time. और कई बार हम ये बात करते हैं कि हमारे साइंटिस्ट क्यों नहीं, हम तेजस नहीं कर पाते, हम एक अमका करने की कोशिश, एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से उसका इंजन नहीं मिल रहा है. अभी मैं थोड़ी देर पहले हम रणजीत सर से बात कर रहे थे कि जिनको एडवांटेज गए 100 साल का है, वो हम अपने देश में 5 साल में करना चाह रहे हैं. हो जाएगा, 5 साल में भी हो जाएगा, इट विल हैपन, बट वी हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट. And when we talk about the coordination, integration of all these people, there is another very philosophical change in the functioning of the different ministries. Today the MEA, the MHA and the military advisor to the government of India and the defense minister and all the paraphernalia around that, they all work in absolute perfect integration. That's a very big change. When we talk about any war, we only look at the kinetics, that what is that physical damage. ऐसा क्या हुआ कि हमने ब्रह्मोस मारा और नूर खान एयरबेस पे बहावलपुर में क्या क्या हुआ, आप सबको पता है उसका. लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये सबके पीछे कितने लोगों का इसमें परिश्रम है, कितने लोगों का इसके पीछे, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस, हाउ दैट रियल टाइम इंटेलिजेंस इज बीइंग बिल्ट, एंड फॉर दैट द इंटीग्रेशन ऑफ एवरी लेवल ऑफ, आई वुड से, सिटीजन ऑफ इंडिया इज नीडेड. यदि आपके आसपास में, रंजीत जी मुझे बोल रहे थे कि आपके इसमें से टेक अवे जरूर बोलना, इसलिए मैं ये बार बार पॉइंट दोहरा रहा हूं कि आपके आसपास में कहां पर भी कोई चीज होती है तो उसका पक्का आपने एक इंफॉर्मेशन, आजकल बहुत पॉसिबल है, वीडियो लेकर के आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या नियरेस्ट कहीं पे आप उसको जरूर इतला कर दीजिए, जरूर इन्फॉर्म की दीजिए. व्हेन वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भरता, व्हाट इज दैट फिलोसॉफिकल चेंज? I can remember Operation Uri, in fact Uri attack happened, और Uri attack आने के बाद में we were meeting Shri Manohar Parrikar ji, the late that time defense minister, honorable defense minister, and he looked very pained, and he said, I want to inflict
multiple times of pain what we are having now on our adversary. ये अहिंसा परमो धर्म वगैरह ठीक है, एक लेवल पर ठीक है, बट उसका मीनिंग कहां पे है ये भी हमको समझना चाहिए. लेकिन धर्म के लिए तलवार आपको उठानी ही पड़ेगी, उठानी ही पड़ेगी. और ये आप और मेरा काम है दायरे में रह के, ऑफ कोर्स. बट तलवार उठाने का मतलब हर टाइम तलवार उठाने की जरूरत नहीं है आपको. जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास में कोई चीज नहीं हो रही है. अभी मंजरी जी बता रही थी कि यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उनके कैमरे में से उसमें दिखा गया, और जैसे देखा गया उन्होंने उसको इंटीमेट किया पुलिस को, और उसके बाद कार्रवाई हुई. दैट विजिलेंट सिविलियन is what is expected when we talk about Atmanirbhar Bharat. When we talk about Atmanirbhar Bharat, the one big takeaway is you have to believe the forces. When you say you have to believe the forces, that means everybody, all rungs of the uniform. It could be police, it could be anybody. And when you believe them, you won't require a technology which has to put, it has taken quite an effort to put a camera on a drone or to put a camera on a BrahMos, because we as civilians, we ask कि आपने अटैक किया था लेकिन उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ कहां पर है. And when that question is asked, it pains. It pains to a man who has put in his life. And to counter that question, कि इसका proof कहां पे है, the scientists, the researchers, they had to toil hard to find out how do I put a camera on the drone. And we done that. Recently, when you see in Operation Sindoor, a number of videos available in the open media, you must have seen, everything is, हर कोई चीज आपको दिखाई देती है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है. ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भरता कहां पर शुरू होती है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट मनोहर पर्रिकर साहब के, जब हम when we were having that conference on Make in India document, and what all changes. Of course, ये सब चेंजेस इवॉल्व होते होते आज हम इस स्टेज पे पहुंचे कि हम आत्मनिर्भर एक बेसिक वेपन जिसका नाम अस्मी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, वहां तक पहुंचे. आई विल टेक यू बैक. एक आप लोगों ने ग्रेनेड देखा होगा, ऐसे दांत से पिन निकालते हो, ऐसे थ्रो करते, सबने देखा है. 1960 में जो M60 ग्रेनेड हमारे पास आया था, वो ग्रेनेड आज तक टिल 2020 तक हम वही ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे थे. And every time our officers, our men who are handling the counter-terrorism operations anywhere, and they used to come and tell us कि सर ये टेररिस्ट पकड़ा है और इसके पास में ये चाइनीज ग्रेनेड निकला है. And that Chinese grenade is much sleeker, much powerful and much accurate. और हमारे पास जो ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड हाथ में फूटेगा या वहां फूटेगा पता नहीं, फूटेगा या नहीं फूटेगा वो भी पता नहीं. 2611 का आप सब लोगों ने, हमारे साथ फोर्स 1 के काफी लोग हैं और बहादुर लोग हैं, उनके लिए एक बार लेट्स क्लैप फॉर देम. When 2611 happened, I was listening to one of the Marcos who was there initially. He said, I threw the grenade, but it didn't blast. That was the story. And M60 grenade change करके when we talked about multi-mode hand grenade, and जब मैंने multi-mode hand grenade पहली बार जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब मैं ट्रायल्स करा रहा था, अचंभित रह रहे थे लोग कि यार हर कोई फूट रहा है, हर कोई फूट रहा है. 99.96% एक्यूरेसी कैसे आ रही सर, रिलायबिलिटी कैसे आ रही सर. So when we talk about this, nothing too big, nothing too great. You just got to believe on the system. आप सबको खाली विश्वास रखना है कि जो इसमें काम कर रहे हैं उनको एक मुभा दी जाए, उनको एक फ्री हैंड दिया जाए और वो काम कर सकते हैं. When we change the document, Make in India, we included a category called IDDM. Indigenous, designed, developed and manufactured. We'll talk about this when we talk about ASMI. आज तक हमारा
जो भी यहां पे हम देख रहे हैं, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और रफाल, और हर कोई सिस्टम में एक कंपोनेंट है परदेशी, हर कोई सिस्टम में एक कोई हार्ट ऑफ द सिस्टम है जो इट इज कमिंग फ्रॉम आइदर इजराइल और अमेरिका और रशिया और वॉट एवर, एंड वी डोंट नो व्हेन इट विल स्टॉप फंक्शनिंग. आई विल टेक यू बैक टू a very particular date, 20th January 2009. 20th January 2009, we were firing BrahMos in Pokhran ranges. And on that day, till that time, we had fired, BrahMos was fired. And incidentally, BrahMos, one of the very big component, which is called as booster, has been made in Nagpur. I was part of that team. And that day, 20th January 2009, when we fired BrahMos, it missed target, and it missed target by 7 kilometers. How did it happen? And before that, it was firing with a 1 meter accuracy, within 1 meter accuracy. All scientists, everybody was like giving that to glitches. But when we go back, it is very essential to ask the question back. In fact, Sir Arthur Conan Doyle, who has written Sherlock Holmes, the very famous thing, and Sherlock Holmes was asked once that how do you solve the cases? He says, nothing, I only go backwards. I only ask questions which are going into the history. And actually on that day, when the BrahMos was fired and it missed target by 7 kilometers, everybody asked, what has happened? What has gone wrong? And that day, ladies and gentlemen, Bill Clinton was getting his oath. And the Americans have closed down the complete GPS system, global positioning system, जिसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी मिसाइल की या कोई भी सैटेलाइट की है, वो उसके ऊपर निर्भर है. एंड दैट इज द टाइम वी रियलाइज्ड, इन द टाइम ऑफ ऑपरेशंस दिस कैन हैपन. इट हैपेंड. It happened even during Sindur. But there was a toil, there was a hard work, और उसके पीछे बहुत प्रयास थे कि हमने जीपीएस सिस्टम निकाल करके वहां पे नाविक लगाया था. And that Navik system, you all must be now aware that the navigation using Indian constellation, we got total 7 satellites now, 4 plus 3, 4 in geosynchronous and 4 in outer orbit, 3 in outer orbit, total 7. And they are able to see 1,500 kilometers away from the border. So we are able to cover all our adversaries. And that Navik system has saved us. GPS, what we call as something which is available as it is. We never even think कि ये जो टनल बना है, टनल के रास्ते में हम जाते तो जीपीएस सिग्नल हमारा क्यों ऑफ हुआ है. आज के डेट में भारत की एक क्षमता है कि आप टनल के अंदर भी जाओगे तो आपको नाविक काम करेगा. Why this dependence on the outer world? And why this Atmanirbharta? And a very basic thing, I gave you an example of the multi-mode hand grenade, which I was very much part of it, and we got it developed and now fully inducted. It's a basic weapon. It's a basic weapon. हर soldier को 3 authorize है. Likewise, there's a basic weapon of ASMI. Likewise, there's a basic weapon of the artillery guns, which is for the normal unit, for the artillery unit. But when we talk about Atmanirbharta, it doesn't necessarily has to be defense oriented. What is more important is आपके आसपास क्या क्या हो रहा है. There is a Vande Bharat. There is a lot amount of technology which is Indian made. I'll give example of, I was doing security audit for the Parliament House, complete Parliament. Mr. R.K. Singh was the Home Secretary that time, sir. He was my Defense Secretary earlier, Defense Production. And
a very funny incidents that the complete contract of the parliament security that time was with the Israeli company. And that day, as luck could have been, Ms. Meera Kumari was the, Srimati Meera Kumari was the Lok Sabha speaker. And she was to leave her home and the complete, we have a big video wall in the parliament security room, and you can monitor the movement of anybody and everybody in that zone. I mean, all those who are designated. And that day, Srimati Meera Kumari, when she was to travel, a particular camera didn't work. And there was one भिखारी which was standing there, और जिसको हम zoom करके देख नहीं पा रहे थे कि इसकी झोली में क्या है करके, और वो वहां पे क्यों खड़ा है. And believe you me, we complained this. I, as the head of the security audit team, I complained this to the Israeli people, that why this camera didn't work and why did it not give a feed, and why we couldn't actually use the complete PTZ parameters. He said, okay sir, don't worry, I'll clear it. Within 24 hours, he cleared that. And we were amazed that how can this happen so fast? And then he revealed, he said, no sir, the software chap who had done this, he is from Noida. That is the apathy. The man who is in Noida, the man who is in Mumbai, the man who is in Shivaji Park, he is making something for the outsiders, but we don't have faith on his capability. That was erased when we make the Make in India document, because there is a general tendency. There is a general tendency that बाहर का जो सामान है सब अच्छा है. And I don't want to go into the procurement procedure for the imported missiles and other things. Let's not touch that subject. But एक बात बहुत अहम है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ह्यूमन वेयर इन इंडिया, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ह्यूमन वेयर इज नॉट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. यस, एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी बाकी फिर और एक बाकी मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, with which we did T72, T90 and so many things. Technology transfer के बाद आता है technology absorption. But now in Make in India, we had gone much ahead from technology transfer to technology absorption to technology advancement, enhancement. And whatever is being acquired, nothing wrong. In fact, it's very costly business. When we were making the BrahMos booster, I was talking to Dr. Sudhir Mishra, the BrahMos CMD that time. And I just asked him, I said, sir, we are making all this, but I mean, what is the utility? I mean, how much can we keep as a stockpile? एक लिमिट है कि आप इतना महंगा आप मिसाइल अपने देश के लिए, इट्स अ टैक्स पेयर्स मनी, आप कितना रखोगे अपने देश के लिए? 50, 60, 500, 600, 1000? He said, no. That is where the whole acumen lies. That whatever we make should be of such a standard that it should be accepted globally. And that is the philosophy which we have picked up now, that whatever we make in India, it has to be of a global standard and it should be able to be fit for export. And as a result of this, you must be knowing this, that BrahMos of course is now being exported, and the very purpose of the government's mission, that let us take Atmanirbharta to outside, and for that, from 600 crore of export of the arms, we have now gone to almost 22,000 crores. 22,000 crores, and that is after having decentralized all the ordnance factories. 44 ordnance factories we had. But आत्मनिर्भर का जब हमने पहला कदम इस डॉक्यूमेंट के तहत बनाया था, तो corporatization of the ordnance factories was one very big challenge, and this government has been able to take that. When we talk about Atmanirbharta, some of you must be knowing, there's a very, or probably some of you may remember, this Mission Shakti was launched. And we had held under Vigyan Bharati, we had held a discussion with Dr. Raja Babu, the designer of the Mission Shakti. And you know what is Mission Shakti? India is the third or fourth country in the world
which has got capability to kill any satellite in the sphere, any satellite. And that was made possible using Mission Shakti, and that has been a big demonstration of how Navik can function, how the present Operation Sindoor, how we are able to coordinate the gaining the target, observing the target, orienting the missile technology, decision making and the action. It's called as OODA loop. And this OODA loop has been used very, very extensively during Operation Sindoor and very effectively, very effectively. Another thing which happened during Operation Sindoor or the prior to that is a very concept change in doctrine. The change in doctrine is we should not cross the border. Now there are two connotations of what do we mean by we do not cross the borders. We did not cross the border, but we had Abhimanyu Abhinandan instance which happened. That it was a very Herculean task that we had to get our pilot back live and kicking. Same thing happened during Operation Kargil, that our Air Force was not allowed to cross the border because we have to be within the border. But now the connotation, the sentence remains the same. Atmaiva Atmana Bandhu, Atmaiva Ripuratmana. Sentence remains the same, that you have to cause damage or make maximum effect by not crossing the border. And this is exactly the result, the outcome of Operation Sindoor, that we did not cross the border. How did this happen? So, ladies and gentlemen, the point I am trying to put across is Operation Sindoor or the Atmanirbharta, it doesn't happen on its own. Every one of us is responsible as a taxpayer, as a citizen of India, as whatever audha you are holding, whatever audha. When we are making document, this Make in India document, there is this document called DAP, Defense Acquisition Procedure. It is called as defense acquisition, but now it is being used across the globe, across the departments in India, that there should not be any active Chinese component in that. It was a formulated document that anybody who brings in technology in India or makes technology in India, you will not use the active component which is of Chinese origin. But another part is, that is where I want you all to come in. We have more than 2 lakh drones today in India in agriculture sector, all Chinese. Very recently there was a raid in Coimbatore and we caught hold of a good about more than 1 lakh ETF drones. They call it as ETF drones, one of the basic drones, all Chinese origin. Now, where does it stop? And that is where the pain lies. How do you stop that? And when we talk about Atmanirbharta, we all of us put together have to be very, very considerate on what is to be used and what is not to be used. The procurement syndrome, the procedures, everything is there. Incidentally, in Make in India, when we talked about Atmanirbharta, to boost the local entrepreneurs, if some of you are entrepreneurs, you must note this or you can pass it on to others. There is something called as IDEX, that you got the idea in excellence, you can put it across. There is something called as Aditi, that's a government is funding your complete innovation. In fact, I am doing one of the projects now with someone wherein we are doing something wonderful for the Navy, which is a government funded project. So the point I am trying to bring home is, you all matter. And you all matter in whatever way you are, policymakers, taxpayers, citizens of India, and be very, very vigilant to get to what is Atmanirbharta as far as we all are concerned. And when we talk about Atmanirbharta, that is where the importance of ASMI, the 9x19 mm carbine machine pistol, it takes a center stage, because it's a very basic weapon. And I think for this talk, I will call Colonel Prasad Bansod. Incidentally, when I talked about ETF drone,
In our governmental procedure, we have a syndrome called, all those who handle the government procurement system, they know, we have that L1 syndrome. He is somebody who the supplier has to be L1, that is lowest one. And when we talk about this ETF drones, the ETF drone of Chinese origin costs 1.5 lakhs. And the similar drone which is made in India by our drone federation, it is costing almost 4.5 lakh. So there where we have to, come into play. I welcome Colonel Prasad Bansod, and I think Madhuri ji is here to introduce Prasad. हमारे दूसरे अतिथि है कर्नल प्रसाद बंसोड़ जी, विशिष्ट सेवा मेडल। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पूर्व छात्र हैं। आपको दिसंबर 2003 में सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ है। आपने राष्ट्रीय राइफल सहित मैदानी इन्फेंट्री यूनिट्स, हाई एल्टीट्यूड एरियाज और काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स और ऑपरेशन में भी काम किया है। आप अर्ध रेगिस्तानी प्रशिक्षण में एक फॉर्मेशन के जनरल स्टाफ ऑफिसर सेकंड थे। आपने कॉन्गो में विशिष्ट राष्ट्र मिशन के साथ भी काम किया है। आप छोटे हथियार प्रणालियों के विकास में दिलचस्पी रखते हैं। आपने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्तौल अस्मी विकसित की है। आपने 6 सॉयर राइफल के लिए ओपन साइट विकसित की है। इन दोनों हथियारों को पहले ही भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। आप वर्तमान में आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के साथ कई छोटे हथियारों से संबंधित योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। आपको सन 2021 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंसास कार्बन उन्नयन पर आपके कार्य के लिए VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। मैं अभी स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष श्री रंजीत सावरकर जी को अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर कर्नल प्रसाद बंसोड़ जी और ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी जी का सम्मान करें। चर्चा सुरू करण्यापूर्वी एक विशेष सन्मान इथे आपल्याला करायचा आहे। ज्यांच्या संकल्पनेतून आजचा कार्यक्रम झाला, सिनियर ॲडव्होकेट वैभव जगळेकर यांना मी मंचावर आमंत्रित करते आणि तिन्ही मान्यवरांना विनंती करते की त्यांचा सन्मान करावा। आणि सौभाग्यवती माधवी वैभव जोगळेकर यांनाही मंचावर आमंत्रित करते, त्यांचाही सन्मान करूया। आणि आता रंगमंच या दोघांचा आहे। स्टेज इज युअर्स नाउ। Kal Prasad, as has been introduced, is the NDA alumni, and यहाँ पर अभी मैं काफी डिस्कशन जब चल रहा था कि हमारे बच्चे, खास करके महाराष्ट्र के बच्चे एनडीए में क्यों नहीं जा सकते, और उसके पीछे शायद कारण ये है कि आत्मनिर्भर जो बनने की तैयारी होती है वो हमारी बचपन से शुरू होनी चाहिए, और ना कि हमारे बच्चों को हमने खाली बीटेक और एमटेक करके बाहर देश कैसे भेजना है और बाहर देश में कैसे सेटल करना है उसके बारे में ना सोचते हुए, और जब एक नागपुर की बहुत छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली जब ये सोचती है कि नहीं हमारा बेटा एनडीए में जाना चाहिए, और वो एनडीए में जाता है, गेट्स कमीशन इन द सिख रेजिमेंट, एंड जो अक्सर जैसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, सर्विस जैसे चलती है कि आज का दिन निकला, आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन उसके चलते चलते आपको जब कुछ चीज चुभती है, वो चुभने वाली चीज जो होती है वहां से डेवलपमेंट शुरू होता है। एंड दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू आस्क यू प्रसाद
to just narrate about how did you thought about, or what is the developmental cycle of the weapon ASMI. Thank you for the introduction, sir and ma'am. स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समिति की कार्यकारी समिति, गणमान्य अतिथि, देवियों और सज्जनों, जय हिंद, शुभ संध्या। मेरा नाम कर्नल प्रसाद बंसोड़ है। मैं भारतीय सेना से हूं और इस वक्त DRDO पुणे में डेपुटेशन पर कार्यरत हूं। आने वाले 20 से 25 मिनटों में मैं आपको भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI के डेवलपमेंट का इतिहास, किस किस रास्तों से, किन किन कठिनाइयों से गुजरा उसके बारे में, और भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को किस तरह से हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मेरा ये कार्य देश के उन वीर बहादुरों के लिए है जिन्होंने इन लाइन ऑफ ड्यूटी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। माई वर्क इज डेडिकेटेड टू दोज फ्यू गुड men and women who knew the risks, who knew the percentage and chances they will never return. Still they went in. They gave their today for your tomorrow. Sir, you asked about the developmental history of ASMI. So I'll take you slightly backward to the larger canvas of the Indian geographical terrain as well as the kind of operations we fight. Indian Armed Forces are among the finest in the world. दुनिया के जदीद तरीन फौजों में हिंदुस्तानी फौज का नाम लिया जाता है. We are operationally the richest. We are one of the best in the world. Our working canvas moves from Kutch to Kamrup, from plus 50 degrees to minus 40 degrees in the Siachen Glacier. There is no army in the world which fights at such a diverse terrain. हमारे पास वो इक्विपमेंट चाहिए जो राजस्थान की गर्मी भी सहन करे और सियाचिन की ठंड भी सहन करे. सो हमारी रिक्वायरमेंट्स दुनिया में सबसे अलग है. 14.5 लाख की फौज और हमारे CAPFs, हमारे बांधव जो कि CRPF BSF से हैं, उनकी तकरीबन 9 लाख के करीबन है. एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग आवर ओन यूनिट इन महाराष्ट्र पुलिस. KP सर बैठे हैं इधर, लाइक फोर्स 1, जो आर्म्ड हैं. सो हम हिंदुस्तान के कैनवस में देखें तो करीबन 30 से 35 लाख के स्मॉल आर्म्स की एट एनी टाइम स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है. और सेना में ये जो 14.5 लाख व्यक्ति मैंने बताए हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चाहे टैंक चलाते हो, आप चाहे जहाज चलाते हो, इसके बावजूद आपको एक हथियार दिया जाएगा जिसे निजी हथियार कहते हैं, पर्सनल वेपन, जाती हथियार. इन हथियारों की संख्या दुनिया में आने वाले किसी भी मिलिट्री हार्डवेयर से ज्यादा होती है. इन हथियारों में तकरीबन 20 से 25% संख्या उन हथियारों की होती है जिन्हें हम पिस्टल्स या मशीन पिस्टल्स कहते हैं, जो एक 9 मिलीमीटर के डायमीटर की छोटी सी गोली को फायर करते हैं. उनको मशीन पिस्टल्स कहा जाता है. अब सेना में कुछ ओहदेदार इस तरह के हैं या कुछ लोगों का कार्य स्वरूप इस तरह का है कि उन्हें एक छोटे हथियार की जरूरत है, उन्हें बड़े राइफल या रॉकेट लॉन्चर्स की जरूरत नहीं है. सो इन हथियारों को मशीन पिस्टल्स कहा जाता है. विगत कुछ वर्षों में हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमने जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इजराइल, इन राष्ट्रों से इन हथियारों को हमारे देश में आयात कराया. तो एक स्वाभाविक तरह से एक सवाल था कि क्या हम इस चीज़ को हमारे देश में नहीं बना सकते. एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टेक्नोलॉजी का हथियार है. आज हम चांद और मार्स तक पहुंच गए, क्या हम इस हथियार को हमारे देश में नहीं बनाया जा सकता है. तो ये इस विचार के, इस संकल्प की शुरुआत थी सर. I think off the laga. माझा आवाज ऐकू येते ना? I think. Yeah, good. I mean, when we talk about armed forces, it is the everybody in uniform. जिनको भी आप यूनिफॉर्म में देखते हैं, और जैसे हमने JNK में देखा है कि JNK पुलिस या CRPF या हर कोई अहदेदार, वैसे ही महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र पुलिस है, तमिलनाडु में तमिलनाडु पुलिस है, गरुड़ है, महाराष्ट्र में अपने पास 360 कमांडोज है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए. और जहां पर भी आप देखोगे, छत्तीसगढ़ में है, बाकी जगह पे, इन सब के लिए, एज आई थिंक प्रसाद हैज मेंशन, देयर इज अ नीड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, CQB वेपन, क्लोज कॉम्बैट बैटल. और वो CQB वेपन को आप किस तरह से, और आपने जिक्र किया कि पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर टेक्नोलॉजी का मतलब यू आर रेफरिंग टू आई थिंक कार्बाइन. और कार्बाइन जिसको रिप्लेस करने का अभी मौका आया है, ये कार्बाइन एक ऐसा हथियार था, है अभी भी, कि उसको कब फायर करेगा आपको पता नहीं है. इन द सेंस इट वाज सो अनरिलायबल एंड वी सस्टेन विद दैट. दैट इज अनदर ब्यूटी ऑफ ऑल आवर इंडियन साइकी,
कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, हम कुछ ना कुछ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो एक बंदा गया एक ज्योतिष के पास में, और ज्योतिष के पास में उसने गया, उसका हाथ वाथ दिखाया, उसको बताया कि पंडित जी मेरा जरा हाथ देखिए। भारतीय था, तो उसने देखा कि यार तुम्हारे ना खाली 5 साल तुमको तकलीफ है। बोलता अच्छा उसके बाद सब ठीक है ना? तो बोलते नहीं, उसके बाद तुमको आदत हो जाएगी। हमारी वो आदत हो गई है कि जो भी चीज इंपोर्टेड है सही है, जो भी चीज अपनी है वो अच्छी नहीं है, जो अपनी अच्छी नहीं है उसको भी हम चलाने की कोशिश कर दें। एंड एज अ रिजल्ट, as what Prasad has said, that army which is standing of about 12.5 lakhs, you add to CAP, CAPF, ITBP, police and everybody else. And believe you me, I was talking to somebody in South Africa, in Brazil, in Peru there was a big requirement, and he said no, we don't differentiate between the army and the police. I mean that was his answer. क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है शायद कि हमको हर एक को एक बड़ा बड़ा दायरा दिया गया है, बट बाहर के देशों में मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई डिवीजन इसका आता है करके। सो हाउ वाज दिस डेवलपमेंटल साइकिल? सर आपने बिल्कुल सही बताया। आर ट्रूप्स आर सिंपली वन ऑफ द बेस्ट। आप 26/11 का आतंकी हमला लीजिए, हवलदार तुकाराम ओमले, मेजर सन्नी पुन्नीथन, या 71 की जंग ले लीजिए, CQMH अब्दुल हमीद, या मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिस बेंच पे बैठते थे उस बेंच पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस बेंच के ऊपर हम बच्चे थे 16-17 साल के, उस वक्त पेंसिल से या किसी चीज़ से उन्होंने कुरेद के लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स टू मी बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अगर हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे अधिकारियों की कमिटमेंट अगर इस लेवल की है, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम उन्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन हथियार दें जो हमारे देश में निर्मित है। सर मैं आपको सर इस जर्नी के बारे में बताता हूँ। अगस्त 2020 की बात है। सेना में कई सारे कमान हैं, उनमें से एक कमान है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। सो आर्मी ट्रेनिंग कमांड के GOCNC को मैंने दरखास्त की थी कि सर मैं इस तरह के एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। जनरल शुक्ला दैट टाइम? यस जनरल राज शुक्ला। सो उनके ब्लेसिंग से और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो की मदद से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और हम उसके बाद ARD पुणे DRDO के लैब में गए, उनके साथ मिलके हमने इस हथियार का विकास शुरू किया। अब इसका विकास शुरू करते वक्त कई बार क्या होता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़िया बता देते हैं कि आप डिज़ाइनर को बांध के रख देते हैं कि ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। इस हथियार की शुरुआत केवल 3 QRs या 3 रेस्ट्रिक्शन से हुई थी। पहला ये था कि ये हथियार इन सर्विस 9mm एमिनेशन फायर करने के लायक होना चाहिए, वो एमिनेशन जो हम हमारे देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इतने वर्षों से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों की तरफ से। मैं आपको 1 मिनट यहाँ रोकना चाहता हूँ कि इट इज 9mm 9mm and it has to be, I mean it's a in service इट इज इन सर्विस एमिनेशन। सर अगस्त 2020 में हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, तब कई सारा क्रिटिसिज्म हुआ, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसी ने इस मुल्क में इतने फास्ट रेट में किया नहीं है। हमने 53 वर्किंग डेज 53 वर्किंग डेज के अंदर मेरे दिमाग की कल्पना से एक सजीव हथियार का निर्माण किया, और 4 महीने के अंदर इस हथियार का डेवलपमेंट पूरा हुआ, और आज 3.5 साल के बाद ये हथियार हमारे देश में नॉर्दर्न कमांड, उत्तरी कमांड में ये हथियार सेना के साथ सेवारत है। साथ ही कई सारे CAPFs में इसकी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ खरीद रहे हैं, अलग अलग केसेस अलग अलग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे हैं। तो कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है और बड़ी खुशी होती है कि जो दुनिया में कोई इतने तेज़ टाइम फ्रेम में नहीं कर पाया, वो एज हिंदुस्तानी हम आज कर पाए। जनरल एक व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वेपन, यू नो, कोई भी मतलब वेपन है, चाहे कोई भी, आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कीजिए या फोन की बात कर लीजिए। आज के डेट में हम आईफोन भारत में बनाते हैं, लेकिन आईफोन का जो स्क्रू होता है, दैट स्क्रू कम्स फ्रॉम चाइना। आज हम वी आर मेकिंग दी EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका मैग्नेट जो है वो चाइना से आता है। एंड सडनली विल फाइंड कि देयर इज अ कंपनी इन पुणे which is so-called Indian company but with a Chinese origin, and suddenly they stop providing those screws for iPhone. You must have seen this news. Suddenly आपको पता चलेगा कि Foxconn जो चेन्नई में एक बहुत बड़ी मोबाइल फैसिलिटी की मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, and suddenly you'll find कि 35 of the Chinese engineers they were withdrawn overnight. As a result, you can't produce a
system. And here we are, something which is, चलो ठीक है, iPhone बंद हुआ तो कम से कम आपके पास Samsung तो भी है. But when we talk about an important thing like weapon, indigenization of that and the particular thought जो आप उसको कह रहे हैं कि किस तरह से वो भारतीय हो और किस तरह से, I mean, how can that be made best available to the everybody who deserves that, who is authorized to hold that. What is that thought process which takes the complete journey of ASMI into Atmanirbharta of Bharat? सर, इस आत्मनिर्भर पर्सपेक्टिव को मैं 2 क्लीन सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहूँगा. पहले मैं एक प्लेटफॉर्म की तरह को देखते हैं असमी को. सो असमी के डेवलपमेंट से इंडिया में इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट से हमें क्या फ़ायदे हुए. सबसे पहले आप 26/11 का मुंबई हमला देखिए, जो फोर्स 1 का उगम जिस चीज़ से हुआ था 26/11 के बाद. नॉट इवन फोर्स 1 सर, फेडरल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कई सारे एंटी टेरर यूनिट्स खड़े हुए उस टाइम पर 2008, 9, 10, 11 तक, और हमारे पास उन्हें इक्विप करने के लिए स्वदेशी विकल्प नहीं था. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़, अगर आप इसको देखें, हम एक स्वदेशी हथियार हमारे देश में निर्माण कर पाए हैं जो अगर दुनिया के बेहतरीन हथियारों से आगे नहीं, कम से कम उसकी टक्कर का है. 100% स्वदेशी है. और इस पूरे रास्ते के अंदर हम कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए हैं जो हमारी इंडस्ट्री और बाकी लगने वाले औजारों में, बाकी लगने वाले हथियारों में उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे. हम इस पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो कहीं यूरोप या किसी और राष्ट्र को नहीं जा रहा. पूरा पैसा हमारे देश में रह रहा है. नॉट टू मेंशन हमारी इंडस्ट्री और हमारी एम्प्लॉयमेंट दोनों को इस चीज़ से बूस्ट मिल रही है सर. ये प्लेटफॉर्म तक की बात थी. अब इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं, मतलब असमी के विकास में जिस टेम्पलेट को यूज़ किया उसे यूज़र डिज़ाइनर टेम्पलेट कहते हैं. कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि यूज़र कोई चीज़ बना लेता है बट ही रियलाइजेज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग नॉर्थ ही इज गॉन साउथ. सो जो इसमें आपको टाइम और कॉस्ट पेनल्टी पड़ती है वो राष्ट्र को ऑपरेशनल के हिसाब से काफ़ी भारी होती है. सो असमी के केस में यूज़र डिज़ाइनर दोनों इकट्ठा बैठे. जो काम पहले, द वर्क दैट यूज्ड टू हैपन इन डेकेड्स एंड ईयर्स हैव नाउ बीन रिड्यूस्ड टू वीक्स एंड मंथ्स. एज आई टोल्ड, 53 डेज में पहला प्रारूप, 4 महीने में डेवलपमेंट और 3.5 साल में इंडक्शन. ये एक अभूतपूर्व टाइमलाइन है. ठीक है. और द स्मार्ट अमॉन्ग्स अस अंडरस्टैंड सेविंग ऑफ टाइम इज सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. सो जिस काम में पहले काफ़ी टाइम लगता था, आज हमारा समय कम हो गया, काम कम हो गया है. तीसरी चीज़ होती है यूज़र एक्सेप्टेंस, कि यूज़र की जितनी भी अपेक्षाएं, उसकी जितनी भी एस्पिरेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर वेपन में पूरी हो रही हैं. इसमें यूज़र भी एक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का हिस्सा है. ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड लास्ट, वी हैव गॉट अ वेपन जिसमें यूज़र का भी स्टेक है, यूज़र के हिसाब से बना है, डिज़ाइनर के हिसाब से बना है और मास मैन्युफैक्चरेबल है. सो ये 2 डिस्टिंक्ट एडवांटेज हैं सर इस प्रोजेक्ट और इस टेम्पलेट के. जनरली जब हम बात करते हैं कोई वेपन की या कोई टेक्नोलॉजी की, देर आर 3 पैटर्न्स व्हाट इज जनरली कम आउट. वन इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि आपने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली. Then you try to absorb that technology, enhance that technology. And the third, especially like small weapons, there's something called build to print. So how do you take ASMI on that line? Is it build to print or it is fully made by Indian manufacturer? It is fully designed? What is that? सर, एक TOT से संबंध में एक चीज़ होती है कि आप TOT के एब्सॉर्प्शन में कई सारी मुश्किलें होती हैं. TOT is transfer of technology. और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हम किसी भी मुल्क से बाहर से टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसको हमारे देश में बनाने में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे मटेरियल की हो, प्रोसेसेस की हो, पेटेंट्स की हो, एक पर्टिकुलर QA इंस्पेक्शंस की हो. एक इससे एग्जांपल मैं आपको एक TOT से पहले का एग्जांपल देता हूँ. जब आप बाहर से कोई चीज़ लाते हैं हमारे देश के अंदर तो समस्या क्या होती है. एक तो आपको हमारे इंडिया की कॉस्ट के 4 से 5 गुना ज़्यादा उसके इनिशियल चीज़ के लिए देना पड़ता है. जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको स्पेयर्स उसके नहीं मिलते हैं. स्पेयर्स मेंटेनेंस अगर मिलेंगे तो काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट कीमत पर मिलेंगे. ठीक है. तीसरी चीज़, एक छोटी सी पिन, जैसे हथियार को दोनों हिस्सों को पकड़ के रखने के लिए एक पिन होती है. वो पिन जो हमारे मुल्क में 50, 60, 100 रुपए में बना सकते हैं, फॉर दैट पिन अ कंट्री इन यूरोप कैन नॉट होल्ड यू एट रैंसम फॉर $50. That large. 50 यूरो की एक पिन आपको देंगे और आपको बोलेंगे मिनिमम वेटिंग टाइम इज 6 months. इट कैन बी मोर. अगर वो यूरोप से आएगी, वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन से आ रही है, वो आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता.
आएगी तो कितनी डिले के बाद आएगी। जो कंट्री आपको देना चाहती है वो आपको देने के मूड में है या नहीं है। मैं स्पष्ट शब्द यूज कर रहा हूं, मूड में है या नहीं है। केपी सर को शायद समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। आपको देंगे, कितने लीड टाइम में देंगे। आज मेरे हथियार में अगर पिन की जरूरत है और 18 महीने के बाद अगर पिन आ रही है तो याद रखिए 18 महीने तक मेरे वेपन इज लाइक अ स्टोन, इट इज ऑफ नो यूज। सो अगर आप जब आप बाहर से निर्यात करते हैं, सर सीवी रमन बोल के गए हैं, व्हेन यू इंपोर्ट you not only pay for your ignorance, you also pay for your incompetence. So in our case, we made sure right from the ammunition, from the butt till the muzzle, everything is 100% Indian. And today I can very proudly tell you, if not better, at least giving a pitched fight to any of the standard weapons in the world today. How, like, we had conducted trials of ASMI versus Uzi, that is Israeli, then other weapons. I mean, I don't want to name MP5, I mean, I don't want to take the names. What was that when we conducted trials at the armed forces at a very high level? Because Army, especially Army, when I talk about Army, because we come from that background, we undertake trials at -20, -25, plus 45 in desert. Then we undertake trials in northeastern, which is humidity of almost 95% plus for a very long duration, and so on and so forth. So compared to, I mean, when the trials were conducted, how the ASMI performed? Sir, Indian Army में trial procedure is very, very stringent. It is very, very transparent. Just because I wear the same uniform, so Army didn't come to me directly to procure the weapon. They made me go through a competitive trials and bidding process in which ASMI was pitched against the best in the world. The entire trial is videographed. The entire trial is done in plains, it is done in deserts, it is done in high altitude area, it is done in jungles of Northeast. So जब Indian Army हथियार लेती है तो they test is ruthlessly, irrespective which source they come from. At the end, even if I may have made the weapon, मैंने हथियार खुद बनाया होगा, but there can be a better alternative available today. So they will make sure that trials are very, very transparent and they meet the QRs of the Indian Army. If it doesn't meet, we will not buy it. It's very simple. Secondly, the kind of stringent tests that the weapon undergoes is up to the tune, say, a machine pistol like this has to fire 1000 plus bullets, and the maximum stoppages permittable in such cases 2 to 3. In 1000 rounds, your weapon can malfunction once or twice or thrice, not more than that. Fourth round stops, you are disqualified from the entire trials. And it doesn't go on in one place, it go on at multiple places, multiple areas, different humidity levels, different temperature levels, different terrains. Right? So when Indian Army ने weapon लिया है, so it is considered a benchmark in itself that it has cleared the Indian Army trials. As I told earlier, कच्छ से लेके कामरूप तक सब है हमारे पास. और आपका weapon, अगर आपने हथियार कॉक किया और उंगली ट्रिगर पे गई है, तो गोली चलनी चाहिए. That's it. Since you talked about Kutch se lekar Kamrup, are there different versions of this I can use in Kutch, this I can use in Kamrup, or you made any different variations, or it is same simple weapon? सर वंस अ सिस्टम इज डेवलप्ड, जैसे AK-47 है, आज AK-47 के कई वेरिएंट्स हैं, AK-12, AK-19, AK-15, AK-100 सीरीज, 200 सीरीज, या M4 इवॉल्व होके M16 इवॉल्व होके M4, M4A1 या HK416 पे आई है. सो रिमेंबर दैट द हार्ट ऑफ द वेपन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. That is the very basic, the engine, the firing mechanism, the bolt, the receivers. These things don't change. Of course, there can be peripheral changes around the cosmetic changes are possible, sir. But the heart of the weapon, which has been proven as I speak to you after firing 2.5 lakh rounds. मैं आपको जो भी डाटा बता रहा हूँ वो 2.5 लाख राउंड फायर करने के बाद बता रहा हूँ. My data doesn't come from Google. It doesn't come from anybody else's work. Wow, that's something very awesome. Tell me, Prasad, since you have a very good experience in the CI operations in all the places, what is that speciality of ASMI? Sir, ASMI is our first indigenous machine pistol. Now, in a record time, we've developed a machine pistol whose range was 100 meters. इससे पहले, all those who operated will realize, पहले कार्बाइन होती थी, which you all must have seen in movies, the one जिसमें छेद होते थे कई सारे. So that was called the 9mm CMG 9mm carbine. It was a British design from the Second World War that we used till 2002-2003. उसके रिटायर होने के बाद या उसके बैकलोड होने के बाद हमारे पास कोई देशी विकल्प नहीं था.
So ASME was one more step towards it, that we should have an Indian alternative to 20 to 25% of the weapons population that we have. That was the first part. Secondly, we have made it contemporary, we have made it upgraded to the contemporary war fighting. इसमें आप जितने भी scopes, optics, forehand grips सब लगा सकते हैं. इसकी butt fold हो जाती है. ये काफ़ी compact weapon है. इसके साथ एक holster दिया गया है. Special operations, silent operations के लिए इसके साथ एक suppressor दिया गया है ताकि गोली चले, पास से गोली चलाओ तो आवाज़ ना आए अगर आप रेड पे या किसी जगह पे जा रहे हैं. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज द नेम अस्मी. In fact, that's what I was about to ask this question, because जिन्होंने श्री सूक्त पढ़ा है, लक्ष्मी सूक्त के नाम से भी है, उसमें एक लाइन आती है, प्रादुर्भूतो राष्ट्रे अस्मि राष्ट्रे कीर्तिं वृद्धिं दधातु में, कि मुझे उस राष्ट्र में जिसमें मैंने जन्म लिया है, प्रादुर्भूतो राष्ट्र, जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है, उस राष्ट्र के लिए मुझे कीर्ति प्रस्थापित करनी है, उस राष्ट्र के लिए यदि मुझे अच्छा नाम कमाना है, वैसी मुझे शक्ति दो, ऐसा श्री सूक्त में लिखा है. और वो बहुत सालों हजारों साल पुराना लिखा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अस्मि, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट नेम, एग्जैक्ट नेम? सर अस्मी यह नाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं हूँ, और बॉर्न आउट ऑफ हार्ड वर्क. एंड इट इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड अस्मिता. अस्मिता एंड सावरकर, राष्ट्रीय अस्मिता एंड सावरकर काफी क्लोजली लिंक्ड रहे हैं शब्द. और अस्मिता एक फेमिनाइन वर्ड है. आज हम इस युग में हैं जब भारत की नारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. शी इज इन द फाइटर कॉकपिट्स. द फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी पास्ड आउट सून. आई वाज देयर फॉर द बीओपी. सो ये एक हमारी नारी शक्ति को भी कहीं ना कहीं दिखाता है. और हमारी जिंदगी में प्रेरणा कई स्वरूपों में आती है. इस हथियार का और मेरी बेटी का नाम सेम है. मेरे जीवन में यह प्रेरणा मेरी बेटी अस्मी के रूप में आई. सो इसीलिए प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफी करीब है. When I was reading through this and when we were comparing this, in the ministry some time back, there is something called as ambidextrous. I mean, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए चलेगा ना, एक हाथ पॉइंट के लिए, हाँ ना? We call it something called as ambidextrous. What is that ambidextrous? क्योंकि हमने खाली सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, और सचिन तेंदुलकर मुंबई करों के लिए जान है, हम सबके लिए जान है, भारत रत्न है, लेकिन उनके लिए जान है. तो व्हाट इज दैट ambidextrous when we talk about अस्मि? सर मैं एम्बिडेक्स्ट्रस को एक बिल्कुल लेमैन की तरह सिखाता हूँ. जैसे क्रिकेट का बल्ला होता है, राइट हैंड बैट्समैन भी वही बल्ला यूज करता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी वही बल्ला यूज करता है. बट थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कशन चल रहा है, अगर आप हॉकी को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड प्लेयर की स्टिक अलग होती है, राइट हैंड प्लेयर की स्टिक अलग होती है. अगर आप यूएस में गाड़ी चलाएंगे तो शायद आप बोलेंगे कि ये गलत साइड से गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग गलत साइड से. सो जब मैं एम्बिडेक्स्ट्रस कहता हूँ तो हथियार इस तरह का होना चाहिए कि सेना में कई लोगों को आदत होती है वो लेफ्ट शोल्डर से फायर करते हैं, जिसको हम पंजाबी में खब्बड़ बोलते हैं, लेफ्ट शोल्डर से फायर करने वाला. मराठी डावखोर म्हणतो आपण, राइट? सो लेफ्ट एंड राइट दोनों बंदों के लिए, एंड लेफ्ट एंड राइट केवल आदत में शामिल नहीं है. कभी कभी आड़, जिस कवर से आप फायर करते हैं, अगर आपको कवर या आड़ इस तरह की होती है कि आपको यू विल बी फोर्स्ड टू फायर फ्रॉम द लेफ्ट शोल्डर इवन दैट इज नॉट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. तो हथियार में जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं, जैसे कार में स्टीयरिंग, गियर, क्लच होता है, उसी तरह हथियार में ट्रिगर होता है जिसको दबाने से गोली चलती है. एक चेंज लीवर होता है, मतलब उसमें मोड्स होते हैं. आप एक होता है सेफ, आप ट्रिगर दबाओगे गोली नहीं चलेगी. एक होता है सिंगल शॉट, आप उस पर लेके ट्रिगर दबाओगे तो एक गोली निकलेगी. एक होता है ऑटोमेटिक, आप उस पर ले जाके ट्रिगर दबाएंगे तो पूरी मैगजीन खाली हो जाएगी, पूरा ऑटोमेटिक फायर, राइट? सो ये तीन चीजें आपको लेफ्ट और राइट दोनों कंधों से चलानी आनी चाहिए. इसीलिए हथियार में, अस्मी में जो सेफ्टी सेयर जिसे कहते हैं, जिससे आप टाइप ऑफ मोड कंट्रोल कर सकते हैं, हथियार के दाहिने में भी है, बाएं में भी है. हथियार का कॉकिंग हैंडल आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्वैप कर सकते हैं, और हथियार की बट जो है वो फोल्ड हो जाती है. हथियार की मैगजीन रिलीज, जिससे आप मैगजीन, जिसको कैसेट कह सकते हैं, जिसके अंदर गोलियां होती हैं, आपने देखी होगी मूवीज में, वो मैगजीन में चढ़ती है, हथियार में चढ़ती है. उसको खोलने, उसको निकालने के लिए कैच होता है, एक प्लंजर की तरह होता है, वो भी हथियार में दोनों तरफ इसमें दिया गया है. तो वेपन 100% एम्बिडेक्स्ट्रस. ये सवाल मैंने इसलिए किया था, I was talking to one very knowledgeable officer in the Naxalite operations, and he narrated very, he's an IPS grade officer, very talented, very intelligent officer, like all of them are. He told me very
prominent thing. He said उस दिन क्या हुआ सर कि हमारा जो मेन फायरर था वो मेन फायरर के दाहिने कंधे में गोली चल गई और वट एवर दाहिने या बाएं कोई तो भी. एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट यूज हिज दैट हैंड और पूरा कॉकिंग सिस्टम पूरा ट्रिगर पूरा जो कैच मैगजीन का वो उसी हाथ में था. एज अ रिजल्ट वो बंदा हमारे मतलब काम में नहीं आ रहा था. And we had to call off that operation very fast. So when I was relating that, what does that ambidextrous means? कि किस तरह से आप दोनों तरफ से इसको, and that's the reason I asked this question, that how does it make a difference? Well, I think काफी समय हो चुका है. I'll just ask this last couple of two questions, then I'll leave it to the audience. What are the challenges when we talk about ASME as made in India? What are the challenges? Sir, firstly, ASME initiative and Atmanirbhar now shows our government and the army's commitment to develop the best in the world here in India. Remember, we as Indians have always done it. Now we've got a platform, we've got channels, we've got ways and means. Defense exports is also one of the primary things that will help us reach the $5 trillion economy goal of our country. As sir brought out some time back, within a decade from 2014 to 2024-25, from 600 CR or 900 CRs, we've today jumped to 24,000 CR. How sometimes I wish and think, 71 की जंग के बाद अगर हमें शुरू करते तो today we would have been selling to the world. Nonetheless, देर आए दुरुस्त आए, हम इस चीज़ पे कर रहे हैं. सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारी पॉलिसीज MSMEs को प्रमोट कर रही हैं. आईडेक्स चैलेंजेस हो गए हैं. आईडेक्स के बारे में आप गूगल पे पढ़ेंगे तो आईडेक्स चैलेंजेस के बारे में आपको पता चलेगा. फंडिंग इज द लास्ट थिंग दैट इन डिफेंस इन्वेस्टर और डिफेंस आइडिया इन इंडिया शुड बी लुकिंग, विच अकॉर्डिंग टू मी द वेरी नाइस पिक्चर फॉर आवर फ्यूचर टू कम. सरकार ने आर्मी की जो फायरिंग रेंजेस हैं जिनमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलप कर रही हैं उनके वेपन की टेस्टिंग के लिए वो रेंजेस खोल दी हैं. एमिनेशन जो है वो आपको सरकार मुहैया करा रही है, टेस्ट फैसिलिटीज़ करा रही है, आपको उसके ऊपर रिकमेंडेशंस बता रही हैं, आपको वेज एंड मीन्स अहेड बता रही हैं. आपका प्रोडक्ट बनने के बाद भी आपका हैंड होल्डिंग करके जब तक आपका प्रोडक्ट मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक सरकार इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए डिफेंस सेक्टर होने वाला है. In fact, the point which he has brought on, this was the one major change which we brought it in the Make in India document when we talked about it, that the ranges, in fact, any test range, which is, if it is made available to any manufacturer, he can use it effectively to modify his equipment, to not tweak his conditions. Otherwise, इसके पहले क्या होता था कि यदि मैंने कुछ बनाया, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड मैंने बनाया तो उसको टेस्ट करने के लिए मुझे परमिशन ही नहीं मिलती थी कहीं पर भी. और इस सरकार के टाइम पे गए 15 साल में मैं देख रहा हूं कि जब हमने ये चेंज लेके आए डॉक्यूमेंट में एज पार्ट ऑफ दैट कमिटी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि द रेंजेस, द टेस्टिंग प्लेसेस शुड बी अवेलेबल. अदरवाइज यू हैव द ऑपरेशन सिंदूर where the complete test range of the PL-15 of the Chinese origin, the Pakistani missile, the test range what was made available to them is only India, and none of them could reach the given target. And all our missiles, all our bombs, all our precision equipment, everything moved to the absolute accurate target. That is the advantage of testing it in India. Good, I think we have discussed. Prasad, any other particular point you think that the audience should know before they start asking a question? Sir, I think we should throw the question answers. Okay, yeah, right. I think anybody in the audience, किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते. I would just take half a minute. I was LO to the liaison officer to Dr. APJ Abdul Kalam when Agni 4 was being tested at Balasur ranges. And a very simple man, hats off to him. And he said one thing. He said, मुझे लगता है, I was a colonel that time, and मुझे लगता है कर्नल साहब कि ये रिस्ट्रिक्शन जो सैंक्शंस लगते हैं ना अपने देश पे, ये थोड़े ज्यादा लगने चाहिए. जब ये ज्यादा लगेंगे ना तो हम अच्छी तरह से और नया नया इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे. And that sentence stuck with me. That, as Prasad mentioned about Dr. C.V. Raman, that when you import, it is not that you are paying for your incompetence, you are also paying for your ignorance, that you don't know that what you can do.
And there we end. That if at all, today when we talk about Atmanirbharta, there is a very famous saying in Upanishad which says, Ashvam naiva gajam naiva, Vyaghram naiva cha naiva, Ajaputram balim dadyat, Devo durbalo ghataka. That means Ashwa घोड़ा नहीं, गज नहीं, हाथी नहीं, व्याघ्रम नैव च नैव, शेर तो कभी भी नहीं, तो किसकी बलि चढ़ाई जाती है? अजापुत्रम, जो बकरी का बच्चा होता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है. इंसान तो क्या, भगवान भी दुर्बल के लिए घातक है. देवो दुर्बलो घातका. Ladies and gentlemen, before I ask Prasad to say last few words, let me conclude by thanking you and requesting you, earnestly requesting you, soliciting your cooperation, your vigilance, your full self towards this Atmanirbhar Bharat in whatever area you are working. And as I said, that it is my duty to bring that izzat to uniform. And that uniform could be anybody. It could be police, it could be even the security guard at your doorstep in your society. Respect him. Because they are the people who are trying to keep you safe and secured. Prasad, last words. Sir. What do you mean by a 9mm pistol? That is one. And secondly, suppose, as you said, that you have military personnel, you have paramilitary personnel, you have police. So typically, I mean, suppose you have a force of, say, 1 lakh in India, divided amongst all these forces. So typically, what is the number of such weapon required percentage wise? Sir, I'll answer the first question first. The 9mm. जब हम कहते हैं 9mm की गोली या 9mm राउंड, सो राउंड पहले गोलियां लेड की होती थी. सो लेड को गोला बना के हम मस्केट्स में डालते थे, ज्याला मराठीत आपण ठासणीची बंदूक म्हणतो. सो देयर यूज्ड टू बी बॉल्स. इट वाज कॉल्ड राउंड. द बॉल वाज राउंड. So the name and nomenclature has stuck. It is still called a round, though the dimensions and shape of it has changed. So 9mm जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब the diameter, the cross section of the bullet is 9mm, right? It is a short bullet. इतनी 1.5 इंच की गोली होती है. And cartridge case की लंबाई होती है 19 mm. So 9mm is a dia and 19 mm is the length of the cartridge case. इनके pressures defined होते हैं, कितने पे होते हैं. Why 9 mm? Why not anything else? 9mm गोली का इन्वेंशन जॉर्ज लूगर ने किया था 1890s के करीबन. उसके बाद ये इसी को 9mm लूगर भी कहते हैं, 9mm पैराबेलम भी कहते हैं. पैराबेलम इज अ कमर्शियल नेम. पैराबेलम वाज अ कंपनी दैट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर. इज द नेम 9mm पैराबेलम या 9x19 या 9mm लूगर. अब ये गोली जरूरी क्यों है? अगर आपने इस गोली को देखा होगा तो इसका हेड जो होता है वो ब्लंट है. वो AK-47 या इंसास की तरह पॉइंटेड नहीं है. ये कन्फाइंड परिस्थितियों में, जहां CQB है, जहां रेंजेस 50 मीटर 100 मीटर पे हैं, ऐसी जगह पे यूज होती हैं. तो इसकी खासूसियत क्या है? जब ये गोली मीडियम चेंज करती है, मतलब हवा से किसी बंदे के शरीर में घुसती हैं, सो दे ट्रांसफर द कंप्लीट एनर्जी. व्हेन दे ट्रांसफर द कंप्लीट एनर्जी, इट मीन्स यू विल ओनली डैमेज द पर्सन यू वांट टू डैमेज. देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलैटरल डैमेज, व्हिच नोबडी इन दिस ऑडियंस अंडरस्टैंड्स बेटर देन द फोर्स वन. कि अगर एक हॉस्टेज है कहीं, अगर हॉस्टेज को गोली नहीं लगनी चाहिए, केवल मिलिटेंट को गोली लगनी चाहिए, या मिलिटेंट को लगने के बाद उसके थ्रू निकलने के बाद हॉस्टेज को लगनी नहीं चाहिए. सो 9mm की गोली स्लो मूविंग है, ब्लंट है, इसीलिए गोली जब शरीर में चलती है उसको हम ड्वेल टाइम कहते हैं. ड्वेल टाइम 9mm का काफी ज्यादा है, तो इसीलिए वो पूरी गोली पूरा का पूरा इम्पैक्ट शरीर को ट्रांसफर करती है, बाहर गोली नहीं आती है. 2 things, it's a very lethal wound. And secondly, you don't damage anything around it. So it will not deflect as well as it will not pass through. It will not pass through, sir. Deflection is called ricochet. Ricochet में क्या होता है? किसी चीज से टकरा के जब गोली अपना रास्ता बदलती है, उसे ricochet कहते हैं. और जैसे आप एक कमरे के अंदर है जहाँ पे स्टील का कुछ स्ट्रक्चर है, या दीवार है, या सीमेंट या कंक्रीट की दीवार है, अगर आप बड़े कैलिबर की गोली इसमें फायर करेंगे तो दीवार से किसी चीज से टकरा के अपना रास्ता बदल सकती है. वो ऐसे किसी बंदे को लग सकती है जहां आप इंटेंडेड, जिसको इंटेंट फायर करना इंटेंडेड नहीं है. और फौज में कहावत है, फ्रेंडली फायर इज 100% एक्यूरेट. It is never goes wrong.
So that is one. Secondly, sir, as I mentioned, 9mm class के weapon, machine pistols, SMG, carbines, तकरीबन किसी भी organization में, not only in the army, say any of the CAPF, state police forces, कहीं unless there are very specialized kind of operations, generally 20 से 25% इनकी नफरी होती है. So लाख में जैसे आपने बोला about 20-25,000 will be these. Unless you are a specialist unit like Force 1 or NSG, where your mainstay is only this. देख, अब इमेजिन कीजिए जैसे ताज होटल के ऑपरेशन हुआ था, ऐसे में एक बंदा जो 100 कमरे या 20 कमरे उस रूम के उसने सर्च करने हैं, ठीक है, उसके कंधे पे वेपन लगा हुआ इस तरह से, उसने रूम के अंदर जाना है, ठीक है, वो थका हुआ है, पसीना निकल रहा है, गियर पहना हुआ है, भारी हेलमेट है, वो स्ट्रेस में भी है. देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्बैट स्ट्रेस. वो आ रहा है और सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है कि कहीं किसी निहत्ते बंदे को मेरे से गोली ना लग जाए. उसको रूम के अंदर एंटर करना है, हथियार है, रिफ्लेक्स साइट लगी हुई है, उसको देखना है हु इज द गुड गाय, हु इज द बैड गाय, एंड दिस डिसीजन हैज टू हैपन विद इन स्प्लिट सेकेंड. ही हैज टू गेट द बैड गाय डाउन एंड ओनली द बैड गाय डाउन, not the hostage or anybody. That's why this 9mm is the favorite of the law enforcement and counter-terror forces all across the world. Not only in India, all across the world. In fact, since he talked about the training, we have the Force One, but the complete hierarchy sitting here, and believe you me, the training, they convert everything. Their brain is in their muscle. They convert the complete knowledge into their muscle. That just by click of a catch, they can say कि ये AK-47 है या कोई दूसरा वेपन है. Am I right? That is the kind of training they undergo, and that is the training which makes you safe. That is the training which they conduct every day in and day out. Whether there is a war, there is no war, there is any operation, no operation, but their training doesn't stop. And that is why I think we all are safe thanks to these people. I wanted to ask question. Yes. Prasad, I think he asked question first. okay. Sir, please. Please, sir. Colonel Prasad, I just wanted to know that in comparison to the body, the barrel is very small. What was the reason behind that? Sir, our inspiration, our benchmark was the 9mm carbine that we had earlier, sir, the 9mm CMG. Uska barrel length and iska barrel length is almost same. So we could get the requisite reliability and the accuracy at 50, 100 and 200 meters that we wanted with this barrel, sir. So anything beyond that would have only added to the weight and length. However, we have a max version that's for an enhanced level of accuracy now. That was demonstrated the last month here, sir. In fact, we have all the three barrel lengths now, sir. So this is a symbol of our confidence that we can have like the Uzi class of family now, micro Uzi, mini Uzi. So whatever configuration we want, we have now technical control over it, sir. Got it. Oh, that means you have the different weapon, the sizes of the barrels for the different. So we started with the ASME standard machine pistol. Now we have the same in 3 variants. That is the micro one, the compact one, the machine pistol, and the X version of the max versions. This is called as technology enhancement. That is how you develop one thing basic, and I think then you built on this. So you wanted to ask a question. Hello. Development of ASME is just a fantastic and wonderful, no doubt about it. Now there is a dream type of question. सब वेपन्स और सब में हम लोग आत्मनिर्भर कितने सालों में हो सकते हैं क्या? ये ड्रीम हम लोग देख सकते हैं क्या विदाउट इम्पोर्टिंग? कभी भी आज से 25 साल 50 साल के बाद भी कि विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री, सब इंडिया में हम लोग अपना अपना बनाएंगे. इज इट पॉसिबल? और सर, आई थिंक इट्स नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. सर, हम गोली के कनेक्टिंग एनर्जी को वी एक्सप्रेस इट हाफ mv स्क्वायर, राइट? सो नाउ वी हैव द m, we have the technology, we have the power, we have the financial muscle, we have the will to do it. And when m and v square जब मिलता है ना सर, then the power becomes exponentially higher, right? In 10 years from 6,600 CR to 24,000 CR. Just see it in 10 years. What if we started in 71? We've lost 4 decades. एक decade में इतना कर लिया तो आगे there will be a time when Indian Express will be the fastest train in the world, and the world will run to catch with it. Last words, Prasad.
So I'm very thankful to the Indian Army, to the DRDO for having giving me this opportunity, and मैं तो निमित्त मात्र हूँ. So giving me this opportunity to come up with a solution in this way, and giving me the opportunity to serve my motherland in a very unique way. I'm thankful to the God Almighty, to my parents, my wife Mitali, and my daughter Asmi. Here I would just like to say that whatever work I've done, अगर हमारे 140-150 करोड़ लोगों में से मैं 10 लोगों को भी मोटिवेट कर पाया, सो ऑल दी हार्ड वर्क इज वर्थ इट. नरजन्माचे सार्थक झाल्यासारखे वाटेल. अरे वा. आणि कारण रोज आपण सकाळ संध्याकाळी म्हणतोच ना कधी ना कधी की मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे, किंवा देह त्यागिता कीर्ती मागे उरावी. शेवटी मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं सगळ्यांना, द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये मेरी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए. और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए. थैंक यू एंड जय हिंद. 2 मिनिटं बसून घ्यावं. मला असं वाटतं की हे सगळं ऐकत असताना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अनेक गोष्टी मनामध्ये येत होत्या, आणि असं वाटलं कि अगर सावरकर जी की सुनते तो देश का नक्शा ही शायद बदल देते हम. सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी को मैं समापन के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ. बस एक समारोप करना है क्योंकि सभी ज्ञान और इतना सुंदर एक्सपीरियंस था. कर्नल साहब, आप बड़े शर्मीले लगते, खुद की स्तुति खुद की नहीं करते. इन्होंने कहा कि दिस वेपन इज एट पार, नॉट इफ इट इज नॉट बेटर. मगर आज दुनिया के सभी डिफेंस फोरम्स में इस कैटेगरी के वेपन के जो तुलनात्मक अभ्यास होते हैं, इसमें अस्मी को बेटर मार्क्स दिए गए हैं. ये मैं बताता हूँ आपको. मुझे लगता है आपको पता चल गया हो कि भारत 10 साल में ही विश्वगुरु क्यों कहलाने लगा. आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सदियों से कहते हैं कि भारत के पास सब है, ये है, मगर कोई हमें गुरु मानने को तैयार नहीं था. 10 साल में ही क्यों? तो इसका उत्तर है आत्मनिर्भर भारत. हम एक आर्थिक हमारी सुधार हो गए, हमारे शस्त्रों के सुधार हो गए, हमारे शास्त्रों के सुधार हो गए, और एक सोच में भी सुधार हो गए. क्योंकि देखो, जब देवों के गुरु हम कहते हैं ना, बृहस्पति सबको मालूम है, वो देवगुरु क्यों बने, इसके पीछे दूसरा भी एक कारण है. जो बृहस्पति थे वो देवों के सेनापति भी थे. शस्त्र और शास्त्र जब साथ मिलके चलता है तभी उसको सब मान देते हैं. वीर सावरकर जी कहते थे कि अगर धर्म को खड़ का आधार ना हो, तलवार का आधार ना हो, तो धर्म पंगु होगा. तो ये हमारी पहले अवस्था थी. अभी इन जैसे योद्धा के कारण और संशोधन, इट इज 2 in 1 मुझे लगता है. ये लड़ने वाली भी है और डेवलप करने वाले भी है. आज हमें एक शस्त्र का आधार मिला. हमारी चुनौती उन लोगों से, सावरकर जी का दूसरा वाक्य था कि जिस शस्त्र पर धर्म का अंकुश नहीं होता है वो पाशवी होता है. और हमें ऐसे ही लोगों से, आज हमारी लड़ाई ऐसे ही लोगों से है जिनके पास शस्त्र तो है, खुद के नहीं बनाए, बाहर से आए हुए हैं, मगर उन पे कोई विवेक का अंकुश नहीं है. और इसीलिए ये लड़ाई आज दिन पे दिन बढ़ते जा रही है. और मुझे लगता है आप सबके इसमें आप गर्व से बोल रहे होंगे, भारतीय सेना पे हमें गर्व है, भारतीय के शास्त्रज्ञों पे हमें गर्व है, मगर हम क्या कर रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, हम क्या करें और हम क्या कर सकते हैं. हम तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, और क्या करूँ मैं, दूसरा तो कुछ नहीं. 15 अगस्त को मैं भारत माता की जय बोलता हूँ. कभी ऐसे अच्छे कार्यक्रम दिखने आता हूँ मैं, घर में जाके हम भूल जाते हैं, परेशानी होती है. देखो, एक युद्ध जो होता है वो तो एक युद्ध, ये सीमा के ऊपर हमारे जवान लड़ रहे हैं, मगर सीमा के अंदर का जो एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू है, जिसमें बांग्लादेशी या बाहर के घुसपैठी आज बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए. भारत में इनकी संख्या करीबन 9 से 10 करोड़ में होगी. मैं तुलनात्मक कहना चाहता हूँ कि जितनी महाराष्ट्र की लोक संख्या है उतने घुसपैठी बाहर से भारत में है. उनसे आपको ही लड़ना है. पुलिस भी क्या कर सकती है? पुलिस की संख्या इतनी कम है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी है कि जैसे वो पहलगाम हो गया हमारे, अरे पहलगाम हमारा है, हम वहां जाएंगे. क्यों जाना चाहिए आपने वहां पे?
वही यू गो देयर हो, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के टेंशन बढ़ाते हो। कम से कम ये तो पहला काम करो कि मैं मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की टेंशन नहीं बढ़ाऊंगा। मैं ऐसे कई जगह नहीं जाऊंगा जहां पे ऑलरेडी टेंशन है। हम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अमरनाथ यात्रा मुझे लगता है 3-4 साल बंद करें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि मेरा भगवान मेरे घर में ही है, मेरे हृदय में है। इतना ही लगता है तो वडाला के शिव मंदिर में जाके आओ। वहां जाके आप इतनी बड़ी सेना में एक आदमी के पीछे 4-4 जवान, इतनी बड़ी सुरक्षा वहां पे हो रही है। ये कभी सोचा है आपने कि हम कितनी तकलीफ देते हैं? भारत माता की जय बोलना, जय जवान बोलना, और बस कारगिल हो गया, उसके बाद हमने बड़ा विजयोत्सव किया, बाद में हम भूल गए। अब ये 10 करोड़ जो यहाँ पे भारत में घुसे, उनका क्या करोगे? तो एक बात है, वो यहाँ पे जो आते हैं वो उन्हें काम हमारी लोगों से मिलता है, वो रास्ते पे दुकान लगाते हैं, हम भी उनसे खरीदारी करते हैं। तो आप कम से कम इतना तो करो, मेरा जेब का पैसा जा रहा है, वेरीफाई करो कौन है, उसके पास ही खरीदी करो। इतना भी आप करोगे, क्योंकि अर्थ सबसे बड़ा शस्त्र है। इसीलिए चाणक्य ने जब अर्थनीति लिखी, एक्चुअली वो राज्य शास्त्र है, राज्य शास्त्र का नाम उन्होंने अर्थशास्त्र इसीलिए लिखा, क्योंकि बाकी सब हो सकता है, भूखे पेट आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पैसों पे ये घुसपैठियां बढ़ते जा रहे, कम से कम इतना तो करो। इतना हम लोग अगर करेंगे, और सावरकर स्मारक ने अभियान चला है, इसके लिए हम एक ओम सर्टिफिकेशन ला रहे हैं, इतना करो। मेरे जेब का पैसा कहाँ जाएगा, इतना भी आप करोगे तो मुझे लगता है बॉर्डर तो आप संभाल लोगे सर, मगर अंदर का हमें ही संभालना है। अभी कृष्ण कुमार सर यहाँ पे, उनके ऊपर कितनी टेंशन है, वो इतने देर आज बैठे, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आज, मगर सिनेरियो देखो, इन्होंने कहा है कि वो टेंशन मुझे लगेगी नहीं, टेंशन नहीं है। गोली किसी निष्पाप आदमी को लगेगी तो क्या करूं? आपने सर नागपुर के दंगों की बात की थी, वहां पे वो इंसिडेंट हो गया, वो जो डीएसपी साहब थे उनके ऊपर तो मतलब चाकू से हमला हो गया, वो बहुत गंभीर जख्मी हो गए, मगर उन्होंने गोली नहीं चलाई। उन पर टेंशन था, मैं गोली चलाऊंगा, और मॉब में अगर गलती से, इतना बड़ा मॉब है, एक भी निरपराध मर गया तो क्या होगा? इस परिस्थिति में हमारे अधिकारी काम करते हैं। तो आई थिंक इट इज ए ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस कि इनको आप सपोर्ट करें, और जैसा आपने कहा, जो भी संदिग्धता हो आप बिल्कुल उसको शूट करें, पुलिस के पास भेजें, और एक सक्षम नागरिक आप बन गए तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे चला जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं एडिशनल डीजी कृष्ण प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उनका सम्मान करेंगे। असं युनिफॉर्म मध्ये बघायलाच किती छान वाटतं ना, खरंच. And I think one uniform honoring the other uniform, and both of them saluting it. So that speaks a lot about our, Indian. खरंच. आम्ही सगळे नशीबवान आहोत की आज आम्ही दृश्य बघू शकलो. तुम्ही बघितलं असेल, प्रसाद सरांनी सरांना सॅल्यूट केला, सरांनी पण सॅल्यूट केला. हे जी देवाणघेवाण आहे ही फक्त फोर्सेसची आणि युनिफॉर्म करणाऱ्या लोकांना जास्त कळली. कर्नल प्रसाद बनसोड आणि ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी या दोघांचे तर आभार मानतेच, पण आपल्या सगळ्यांचेही मनपूर्वक आभार.